एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। इंस्पेक्टर उस्मान ने बताया था कि चश्मदीद गवाहों के बयान के मुताबिक शारिक ने जिस टैक्सी से छलांग लगाई थी वही टैक्सी एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई थी और उसमें से ड्राइवर के अलावा एक और लाश मिली थी जिसे दिलावर की हैसियत से शनाख्त किया गया था। दिलावर को वो अच्छी तरह जानती थी, लेकिन शारिक से उसकी मुलाकात कैसे हो गई और वो एक टैक्सी में कैसे सफर कर रहे थे। और फिर सबसे अहम बात यह थी कि क्या वाकई वो शारिक था या कोई और। हो सकता है पुलिस को गलत फहमी हुई हो और उसके अस्पताल से फरार होने के बाद पुलिस ने यकीन कर लिया हो कि वो शारिक ही था। लेकिन अगर वो शारिक था तो कहाँ गायब हो गया? उसकी टांग टूट गई थी, वो चल नहीं सकता था। पुलिस ने अस्पताल को महासरे में लेकर स्टाफ के रिहायशी क्वार्टर्स की भी तलाशी ली थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला था। आखिर वो कहाँ गायब हो गया? और अगर वो किसी महफूज जगह पर है तो उसने कोई इत्तला क्यों न दी? समीना यही सब कुछ सोचती हुई नौलखे वाले कमरे में आ गई और उसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने लगी। नौलखा उसके खामोश होने पर बोला, अगर वो वाकई शारिक था तो कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मासी मेहरा या मुल्तान रोड वाली हवेली की तरफ चला गया हो? समीना बोली, हो सकता है, लेकिन उस्मान के कहने के मुताबिक उसकी टांग की हड्डी टूट गई है और वो चल नहीं सकता, तो वो अस्पताल से कैसे निकला होगा? नौलखा उसकी तरफ देखते हुए बोला, समीना बीबी, जब जान पर बनी हो तो सब कुछ हो जाता है। वो किसी न किसी तरह अस्पताल से बाहर निकला होगा और फिर किसी कार या रिक्शे में बैठ गया होगा। मुझे यकीन है कि ऐसा ही हुआ होगा। मैं खुद जाता हूँ, पहले मासी मेहरा के घर जाऊंगा, अगर वहां न मिला तो हवेली जाकर पता करूंगा। समीना बोली, नहीं, तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक होगा, मैं खुद जाकर मालूम करूंगी, बुर्के में मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा। नौलखे ने कहा, नहीं, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। मासी मेहरा के हाथ तो इसको भेज दो तुफैल को, हो सकता है शारिक वहां पहुंच गया हो। मुल्तान रोड वाली हवेली से वो जगह बहरहाल करीब है, पहले वहां पता कर लिया जाए तो बाद में हवेली के बारे में सोचेंगे। समीना बोली, ठीक है, मैं तुफैल को भेजती हूँ। वो बरामदे में पहुंची तो रजिया से सामना हो गया। वो कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी। समीना मुस्कुराई, बोली, वाह, अकेले के लिए चाय पी जा रही है और हमें पूछा तक नहीं। रजिया कप मेज पर रख कर उठ कर खड़ी हो गई। बोली, मैं अभी बना कर लाती हूँ, आप बैठिए। समीना ने कहा, इतनी जल्दी भी नहीं, तुम अपनी चाय इत्मीनान से पी लो, बाद में बना लेना। फिर लॉन की तरफ देखने लगी जहां तुफैल पौधों को पानी दे रहा था। उस वक्त 5:30 बजने वाले थे। समीना बरामदे से निकलकर छोटे छोटे कदम उठाती हुई लॉन में तुफैल के पास आ गई। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोली, तुफैल, ये काम मेरे लिए छोड़ दो और तुम मासी मेहरा के यहाँ चले जाओ, मालूम करो शारिक वहां है या नहीं। तुफैल ने कहा, मैं अभी जाकर पता करता हूँ। तुफैल ने पानी का पाइप समीना के हाथ में दे दिया और खुद गेट की तरफ चला गया। समीना पाइप संभाले पौधों को पानी देते हुए गेट की तरफ देख रही थी। गेट के छोटे दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक लगा हुआ था। तुफैल ने बाहर निकलते हुए दरवाजा बंद कर दिया, जिससे लॉक लग गया था। तकरीबन 15 मिनट के बाद रजिया चाय बनाकर लॉन ही में ले आई। उसने कप समीना के हाथ में थमा दिया और पाइप खुद ले लिया। वो दोनों पौधों के बारे में बातें करने लगी। इस दौरान कॉल बेल बजी तो वो दोनों चौंक उठी। समीना बड़बड़ाई, तुफैल को तो मैंने एक काम से भेजा है, ये कौन हो सकता है? रजिया बोली, मैं देखती हूँ। वो पाइप घास पर फेंक कर गेट की तरफ चली गई। रजिया ने पहले दरवाजे की झर्री में से झांक कर देखा। गेट के सामने एक बुर्कापोश औरत खड़ी थी। उसने चेहरे से निकाब उठा रखा था। वो रजिया के लिए कतई अजनबी थी। रजिया ने दरवाजा खोलकर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, जी फरमाइए। वो औरत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। बोली, मुझे अंदर तो आने दो बीबी। रजिया बोली, आपको किससे मिलना है? शायद आप गलत जगह आ गई हैं। वो औरत गेट के अंदर आ गई। बोली, मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ रजिया बीबी, मुझे तुम्हारा जो हुलिया बताया गया था वो बिल्कुल सही था, मैंने तुम्हें पहचान लिया। रजिया गड़बड़ा गई। बोली, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वो औरत मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगी। बोली, घबराओ नहीं, मैं समीना की दोस्त हूँ। कहाँ है वो? रजिया कुछ और बदहवास हो गई। उनके बारे में किसी को मालूम नहीं था और ये अजनबी औरत इन दोनों के नाम जानती थी। वो औरत चहकी, अरे वो रही समीना, बहुत अरसे के बाद देखा है इसे, लेकिन ये तो जरा भी नहीं बदली। समीना भी अपनी जगह पर खड़ी उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी और जब वो करीब पहुंची तो समीना ने उसे पहचान लिया। वो नर्स रजिया थी, उसके मोहल्ले की रहने वाली और स्कूल से कॉलेज तक के जमाने की दोस्त। नर्स रजिया को देखकर समीना को सीने में अपना सांस रुकता महसूस होने लगा।
ये यहाँ कैसे पहुंच गई? नर्स रजिया तेज तेज कदम उठाती हुई उसके करीब पहुंच गई। उसने बड़े इत्मीनान से समीना के हाथ से चाय का कप लेकर नीचे रखा और फिर वालेहाना अंदाज में उससे लिपट गई। नर्स रजिया उसके चेहरे को देखते हुए बोली, बड़ी तोता चश्म हो, मुझे अच्छी तरह पहचानती हो, लेकिन अजनबी क्यों बन रही हो? समीना अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? नर्स रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पुलिस आज तक तुम्हारा सुराग नहीं लगा सकी, लेकिन देख लो मैं कितनी आसानी से यहाँ पहुंच गई हूँ। समीना बोली, अगर किसी गलत इरादे से आई हो तो वापस नहीं जा सकोगी। उसके लहजे में सर्द महरी थी। नर्स रजिया की मुस्कुराहट गहरी हो गई। बोली, बस हो गई परेशान? अरे मैं तो तुम्हारी परेशानी दूर करने आई थी। समीना ने उसे घूरा, बोली, कैसी परेशानी? नर्स रजिया ने कहा, तुम कल से परेशान हो ना, बस अब वो परेशानी खत्म हो गई। अब तो मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखो, तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ। समीना चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही, फिर उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो सूरत हाल को समझ गई थी। रजिया अस्पताल में नर्स थी और शारिक अस्पताल से गायब था। समीना बोली, साफ साफ बताओ क्या मामला है, वो कहाँ है? नर्स रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वो महफूज है और खैरियत से है। क्या मुझे अंदर नहीं ले जाओगी या यहीं से चलता करोगी? समीना ने गहरा सांस लिया, बोली, ओह तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। चलो अंदर चलो और देखो, ये शारिक की बहन है, इसका नाम भी रजिया है। नर्स रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शारिक ने मुझे बताया था, उसके बताए हुए हुलिये के मुताबिक मैंने इसे देखते ही पहचान लिया। समीना ने नर्स रजिया का भी तारुफ करवाया और वो तीनों ड्राइंग रूम में आ गईं। समीना ने रजिया की तरफ देखते हुए कहा, रजिया तुम चाय बना कर लाओ, मैं इससे कुछ बातें कर लूं। वो बाहर चली गई तो समीना बोली, अब बताओ क्या किस्सा है? मैं तो कल से परेशान हो रही हूँ, आज किसी से कुछ मालूम हुआ था जिससे परेशानी कुछ और बढ़ गई। नर्स रजिया ने कहा, वो भी तुम लोगों के बारे में परेशान है। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर शारिक के बारे में तफसील से बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी, वैसे तो अब उसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उसका मुनासिब इलाज होता रहेगा और वहां महफूज भी रहेगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जाकर उसे देख सकती हो। समीना उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, रजिया मैंने तुम्हारी एक एक बात का यकीन कर लिया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि... नर्स ने उसकी बात काटी, बोली, मैं समझ रही हूं तुम क्या कहना चाहती हो। तुम जिस किस्म की सूरत हाल से दो चार हो, उसके तहत किसी पर भी शुबा करना फितरी बात है, लेकिन तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, हम बचपन की दोस्त हैं। बचपन से लेकर स्कूल और कॉलेज के जमाने तक मैंने हर मामले में तुम्हारी हिमायत की थी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। तुम खुद ही सोचो, मैं तुम्हें वो बातें कैसे बता सकती हूँ जिनके बारे में सिर्फ तुम और शारिक जानते हो। शारिक ने ये सारी बातें मुझे इसलिए बताई थी कि तुम मुझ पर शुबा न कर सको। उसने ये भी कहा था कि मैं नौलखे की खैरियत भी दरियाफ्त करूं और शापरी को भी तसल्ली दूं। समीना बोली, ठीक है, अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम सच कह रहे हो। नौलखा बिल्कुल ठीक है और शापरी थोड़ी देर में आ जाएगी तो तुम्हें उससे भी मिलवा दूंगी। वैसे हमारे वहां जाने से किसी को शुबा तो नहीं होगा? नर्स रजिया ने नफी में सर हिलाया, बोली, नहीं, मेरी अम्मी और बहनें आती रहती हैं, कोई तुम लोगों के आने पर शुबा नहीं करेगा। समीना बोली, ठीक है, हम शाम का अंधेरा फैलने के बाद चलेंगे। इस दौरान रजिया चाय बनाकर ले आई और उसके थोड़ी ही देर के बाद शाहपरी भी पहुंच गई। वो कुछ चीजें लेने के लिए मार्केट गई थी। उसने जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, वहां एक अजनबी औरत को देख कर ठिठक गई। समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ शाहपरी, ये रजिया है, मेरी बचपन की दोस्त, अस्पताल में नर्स है, शारिक का पैगाम लेकर आई है। शाहपरी आगे आ गई। उसने शॉपिंग बैग एक सोफे पर फेंक दिए। वो सवालिया निगाहों से समीना की तरफ देखने लगी। बोली, शारिक का पता चल गया? समीना की बजाय नर्स रजिया ने कहा, हाँ वो ठीक है और महफूज है। वो बड़ी गहरी नजरों से शाहपरी की तरफ देख रही थी। समीना ने अपना कप शाहपरी के सामने रखा। बोली, लो चाय पियो। रजिया ने एक और कप बनाकर समीना को दे दिया। वो चारों चाय पीने लगी। नर्स रजिया को एक बार फिर बताना पड़ा कि शारिक उसके यहाँ कैसे पहुंचा था और फिर उनका मौजू बदल गया। समीना नर्स रजिया से उसके बारे में दरियाफ्त करने लगी। आखिर में वो कह रही थी, अच्छा हुआ उसके मर जाने से मेरी जान छूट गई, उसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना रखी थी। समीना ने उसके खामोश होने पर कहा, वो तो वाकई तुम्हारे लिए अजाब था। नर्स रजिया ने कहा, खैर लानत भेजो उस पर, मुझे तो तुम पर हैरत हो रही है, तुम कैसे फिसल गईं? तुम जैसी मासूम लड़की जो बिल्ली से डर जाया करती थी, आज लोगों के लिए हव्वा बनी हुई है। समीना बोली, छोड़ो इसको, लंबी दास्तान है, फिर किसी वक्त फुर्सत में सुनाऊंगी। उसने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। उन्हें वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ था। 7:45 बज रहे थे। उसने नर्स रजिया से कहा, मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। नर्स रजिया ने जवाब दिया, हाँ हाँ चलो। समीना ने उठते हुए कहा, शाहपरी तुम भी मेरे साथ चलो, हम अभी आते हैं। उसने नर्स रजिया की तरफ देखा और वो दोनों ड्राइंग रूम से निकल गईं। वो दोनों अपने कमरे में आ गईं। समीना ने अलमारी से पिस्तौल निकाल लिए और एक पिस्तौल शाहपरी की तरफ बढ़ा दिया। समीना ने कहा, इसे एहतियातन अपने पास रखो, हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए। एक पिस्तौल उसने अपने लिबास में उड़स लिया।
शाहपरी ने चादर ओढ़ ली और समीना ने बुर्का पहन लिया। उनकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। वो दोबारा ड्राइंग रूम में आ गईं। नर्स रजिया तैयार खड़ी थी। वो उनके साथ बाहर आ गई। रजिया उन्हें गेट तक रुखसत करने आई थी। गलियों से होती हुई वो मार्केट वाले स्टॉप पर आ गईं। उन्हें फौरन ही टैक्सी मिल गई थी। वो तीनों पिछली सीटों पर बैठ गईं। नर्स रजिया ने ड्राइवर को अस्पताल चलने को कह दिया था। वो अस्पताल के उस गेट से अंदर दाखिल हुई थी जो अस्पताल के मुलाजिमीन की आमदोरफ्त के लिए मखसूस था। मुलाजिमीन का रिहायशी इलाका भी उसी तरफ था। नर्स रजिया ने गेट में दाखिल होने के बाद बुर्के का नकाब उठा दिया, जबकि समीना और शाहपरी ने अपने चेहरे छुपाए रखे। उस इलाके में चहल पहल थी। कुछ बच्चे घरों के सामने खेल रहे थे। वो तीनों क्वार्टरों की एक कतार के सामने से गुजरती हुई पिछली लेन में आ गईं। अपने क्वार्टर के सामने पहुंचकर नर्स रजिया ने अपने हैंडबैग में से चाबियों का गुच्छा निकाला और ताला खोलने लगी। ठीक उसी वक्त साथ वाले क्वार्टर का दरवाजा खुला और नर्स आरिफा का शौहर रफीक बाहर आ गया। वो रजिया की तरफ देखते हुए बोला, अरे आप कहाँ चली गई थी? आपके वालिद साहब आए थे। ताला देखकर वापस चले गए। फिर वो चुपती हुई नजरों से समीना और शाहपरी की तरफ देखने लगी। रजिया हैरत से बोली, डैडी कोई पैगाम दिया क्या? रफीक बोला, हाँ, वो सुबह 9 बजे के करीब आएंगे, कह गए थे कि उनका इंतजार किया जाए। रजिया बोली, ठीक है, पैगाम का शुक्रिया। वो अंदर आ गईं। रजिया ने दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया और बरामदे में आकर कमरे का दरवाजा खोलने लगी। समीना और शाहपरी कमरे में दाखिल होकर रुक गईं। वो दोनों अजीब सी नजरों से शारिक की तरफ देख रही थीं, जो मसहरी की पुश्त से टेक लगाए नीम दराज था। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। रजिया ने अंदर आकर दरवाजे के सामने पर्दा खींच दिया। शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, घूर कर रही हो? अपनी सहेली को दुआएं दो जिसने मुझे जिंदा बचा लिया। समीना बोली, हाँ, रजिया ने तो वाकई हम सब पर एक एहसान किया है। इसका बोझ हम जिंदगी के आखिरी लम्हों तक नहीं उतार सकते। उसने आगे बढ़कर नर्स रजिया को गले लगा लिया। रजिया बोली, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। मैं जानती हूँ कि शारिक मुजरिम नहीं है। इसे इस रास्ते पर धकेला गया है। मेरा वास्ता भी एक ऐसे शख्स से रहा है जो इंसानियत के नाम पर एक बदनुमा धब्बा था। मैंने शारिक को बचाकर कोई एहसान नहीं किया, एक बेगुनाह की मदद की है। शाहपरी बोली, शुक्रिया रजिया। रजिया ने शाहपरी को लिपटा लिया। बोली, तुम कितनी प्यारी हो। फिर उसे अपने से अलग करते हुए बोली, अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं शारिक के लिए खाना गर्म कर लूं। रात के लिए भी खाना मैंने दोपहर को ही तैयार कर लिया था और तुम दोनों के लिए चाय भी बना लूं। समीना बोली, हम चाय तो नहीं पियेंगे, अलबत्ता शारिक के लिए खाना गर्म कर लाओ। कुछ देर बाद रजिया शारिक के लिए खाना गर्म करके ले आई। शारिक खाना खाता रहा और साथ ही बातें भी होती रहीं। ये तो तयशुदा बात थी कि शारिक को उस वक्त तक यहाँ से नहीं ले जाया जा सकता था जब तक उसकी हड्डी का फ्रैक्चर ठीक ना हो जाता, और उसके लिए कई रोज दरकार थे। समीना को यह अंदेशा भी था कि अगर शारिक को यहाँ छोड़ दिया गया तो उन लोगों के बार बार आने जाने से किसी को शुबा भी हो सकता था। मजीद ये कि रजिया इस क्वार्टर में रहती थी। इसी क्वार्टर में उसके मिलने वालों का भी आना जाना था जिनसे ज्यादा ताल्लुकात नहीं थे। उन्हें तो वो ड्राइंग रूम में बिठा सकती थी, लेकिन जो बेतकल्लुफ सहेलियां थीं, अगर उन्हें बार बार ड्राइंग रूम में बिठाया गया तो वो शुबा कर सकती थी कि उन्हें बेडरूम में जाने से क्यों रोका जाता है। रजिया ने कहा, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। शारिक को एक हफ्ता मुकम्मल आराम की जरूरत है। वो एक हफ्ता यहीं रहेगा और मैं ऐसा बंदोबस्त कर लूंगी कि ज्यादा लोगों को यहाँ आने का मौका न मिले। समीना बोली, क्या तुम्हें यकीन है कि शारिक यहाँ महफूज रहेगा? रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, 100%। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वक्त आया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन शारिक पर आंच नहीं आने दूंगी। वो सही सलामत तुम तक पहुंच जाएगा। समीना बोली, मेरी तसल्ली हो गई, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। शारिक ने समीना और शाहपरी की तरफ देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है अब तुम लोग जाओ, 10 बज रहे हैं, तुम वैसे भी अकेली हो। समीना ने हल्का सा कहा लगाया। बोली, अकेली? मैं 1 साल से तुम्हारे साथ हूँ, अब भी मुझे अकेला समझते हो? चलो बहरहाल हम जा रहे हैं। समीना बुर्का पहनने लगी। शाहपरी ने भी चादर ओढ़ ली और रजिया के साथ बातें करती हुई कमरे से बाहर आ गई। समीना ने बुर्का पहनते हुए पीछे मुड़कर देखा, फिर शारिक पर झुक गई। उसने अपने लिबास में से छुपा हुआ पिस्तौल निकाल कर शारिक के तकिए के नीचे रख दिया। बोली, खुदा न खास्ता अगर कोई नागहानी सूरत हाल पेश आ जाए तो ये तुम्हारे काम आएगा। शारिक मुस्कुरा कर बोला, शुक्रिया। समीना भी कमरे से बाहर आ गई और जब वो रजिया के साथ सहन के दरवाजे से बाहर निकली तो उसका पड़ोसी रफीक अपने दरवाजे के सामने खड़ा था। वो उस वक्त भी गहरी नजरों से समीना और शाहपरी को देख रहा था, लेकिन उसे बड़ी मायूसी हुई। उन दोनों ने दरवाजे से बाहर निकलने से पहले ही अपने चेहरे निकाबों में छुपा लिए। उन दोनों ने रजिया से अलविदाया जुमले कहे और गेट की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी। रफीक ने रजिया का नाम लेकर पुकारा, मिस रजिया। वो उस वक्त अपने दरवाजे में दाखिल हो रही थी। रजिया ने मुड़कर उसे घूरा। बोली, क्या बात है जी? रफीक बोला, आप आज सुबह से कुछ ज्यादा ही मसरूफ लग रही हैं। रजिया बोली, आप जानते हैं सुबह मैं रात की ड्यूटी देकर आई थी और दिन में सोना चाहती थी। फिर मेरी अपनी जाती मसरूफियात हैं, मेरे अजीज रिश्तेदार हैं, सबसे मिलना होता है, लेकिन मेरी मसरूफियात पर आपको क्या एतराज? रफीक बोला, एतराज तो कोई नहीं, लेकिन पहले कभी गपशप हो जाया करती थी, आजकल आप लिफ्ट नहीं करवा रही।
रजिया सर्द महरी से बोली, देखिए मिस्टर रफीक, मैं आरिफा की वजह से आपका लिहाज करती हूँ। अगर कभी हंसकर बात कर लेती हूँ तो उसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि मैं आप पर मर मिटी हूँ। आप जो वक्त मेरे पास बैठकर जाया करना चाहते हैं, वही वक्त अगर आप अपनी बीवी को दें तो आपका घर जन्नत बन सकता है। रोज रोज के झगड़े खत्म हो जाएंगे आपके। रजिया ने अंदर दाखिल होकर धड़ से दरवाजा बंद कर लिया। वो ये नहीं देख सकी थी कि उसके इस अंदाजे गुफ्तगू से रफीक की क्या हालत हुई थी। उधर समीना और शापरी बातें करती हुई गेट की तरफ जा रही थीं। उनकी गुफ्तगू का मौजू यही था कि अस्पताल के मुलाजिमीन को रिहाइश के लिए क्वार्टर्स तो दे दिए गए थे, लेकिन उन्हें वो सहूलतें हासिल नहीं थीं जो उनका हक है। इन क्वार्टरों में बरसों से मुरम्मत और सफेदी नहीं हुई। लोग अपने तौर पर ही मुरम्मत और सफेदी कर लेते हैं, जबकि अस्पताल की हुदूद में रिहाइश पजीर डॉक्टरों और इंतजामी अफसरों के बंगलों में हर 6 महीने बाद रंगो रोगन होता है। उनके लिए तमाम सहूलतों का ख्याल रखा जाता है। एक अधेड़ उम्र आदमी और उसकी बीवी उनके साथ साथ चल रहे थे। वो दोनों बड़ी तवज्जो से उनकी बातें सुन रहे थे। बिलाखिर मर्द मुदाखलत के बगैर न रह सका। वो बोला, सच कह रही हो बीबी, मुझे क्वार्टर में रहते हुए 3 साल हो चुके हैं, मगर सफेदी एक मर्तबा भी नहीं हुई। यहाँ गरीबों को पूछता ही कौन है। समीना बोली, गरीब तो हर जगह पिस रहे हैं भाई साहब। वो लोग गेट से बाहर आ चुके थे। वो औरत और मर्द तो बस स्टॉप की तरफ चले गए, जबकि समीना और शापरी एक टैक्सी के करीब रुक गईं, जिसका ड्राइवर टैक्सी के बोनट के साथ टेक लगाए खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। समीना बोली, लिबर्टी मार्केट चलोगे? अधेड़ उम्र ड्राइवर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों नहीं बीबी जी, लेकिन मीटर से 5 रुपए ज्यादा होंगे। गुलबर्ग से इस वक्त वापसी की सवारी नहीं मिलती। समीना बोली, ये तो पैसे बटोरने का बहाना है। शहर के किसी भी हिस्से में चले जाओ, सवारी मिल जाती है, मगर तुम लोग, खैर चलो, अगर देर ना हो रही होती तो हम बस पर ही चली जाती। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गईं और चंद सेकंड के बाद टैक्सी हरकत में आ गई। समीना ने यह बात खास तौर से नोट की थी कि वहां खड़ी हुई एक और टैक्सी उनके पीछे चल पड़ी। उस टैक्सी की पिछली सीट पर पहले ही से 2 आदमी बैठे हुए थे, जो शक्लों से ही गुंडे लग रहे थे। उस टैक्सी का ड्राइवर भी कुछ ऐसा ही था। दोनों टैक्सियां आगे पीछे दौड़ती रहीं। समीना वाली टैक्सी के ड्राइवर ने भी गालिबन इस ताक़ुब को महसूस कर लिया था। उसने समीना वगैरह से कुछ न कहा, अलबत्ता वो मोहतात हो गया और पिछली टैक्सी को करीब आने का मौका नहीं दे रहा था। बिलाखिर गुलबर्ग पहुंचकर समीना ने अपनी टैक्सी चौक से कुछ दूर रुकवा ली। वो नीचे उतर रही थी कि दूसरी टैक्सी उनके आगे आकर रुक गई। पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों गुंडे नीचे उतरकर उनकी तरफ लपके। उन्होंने शापरी को पकड़ लिया और अपनी टैक्सी की तरफ खींचने लगे। तकरीबन 100 गज आगे रेस्टोरेंट और दुकानें वगैरह थीं। शापरी जोर जोर से चीखने लगी। समीना ने अपने बुर्के की परवाह किए बगैर एक गुंडे पर हमला कर दिया। वो उसके घूंसों और लातों की परवाह किए बगैर शापरी को अपनी टैक्सी की तरफ खींचते रहे। चौक पर बैठे हुए लोग शोर सुनकर उस तरफ दौड़े। उन 2 आदमियों में से एक टैक्सी में बैठ चुका था और शापरी को अंदर खींच रहा था, जबकि दूसरा गुंडा शापरी को पीछे धकेल रहा था। चौक की तरफ से लोगों को अपनी तरफ आते देखकर ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट कर दी। दूसरा गुंडा शापरी को अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा था कि टैक्सी हरकत में आ गई। उस गुंडे ने शापरी को छोड़ दिया और खुद टैक्सी में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन शापरी उसकी टांगों से लिपट गई। टैक्सी की रफ्तार तेज हो गई थी। शापरी साथ साथ घिसट रही थी, लेकिन उसने गुंडे को नहीं छोड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि टैक्सी निकल गई। इस दौरान दौड़ते हुए लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने गुंडे को पकड़ लिया और मां बहन की गालियां बकते हुए उसकी धुनाई करने लगे।